आप क्या समझती हैं कि प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे पेशेंट रिपोर्ट होते होंगे जिनको बिल्कुल इल्म ही नहीं होता होगा, हालांकि दुनिया चांद से आगे मरीख पे पहुंची, तो इस अवेयरनेस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर तनवीर, इसमें ये है कि हमें पहले ये लगता था कि शायद जो रूरल एरियाज़ है ना उसमें अवेयरनेस की कमी है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी जो एजुकेटेड बच्चियां जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, स्टिल उनको नहीं पता कि क्या करना है। लोगों को अपने बच्चियों को अपने फर्टाइल पोटेंशियल का नहीं पता कि हम कैसे जज करेंगे कि हम फर्टाइल हैं, हमें कौन सा टेस्ट कराना है। अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है तो उनको ये बेसिक चीज़ों का नहीं पता ये क्या है। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि हमने प्रेग्नेंट होने से 3 माह पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है। ये बेसिक बातें हैं और बाकायदा अब कुछ रूरल एरिया से बच्चियाँ आती हैं वो भी अवेयर हैं। ये इसमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चियों को बेसिक चीज़ों का पता हो, और स्पेशली उनके पार्टनर्स को भी, कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 मंथ्स पहले आपने फॉलिक एसिड लेना है। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाए आपने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपने आप को बुक करना है, अपने रूटीन स्कैन कराने हैं और चेकअप कराने हैं। अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, डॉक्टर साहब जैसे आपने ये कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बुक कराना चाहिए, रूरल एरियाज़ में या डिफरेंट एरिया पे लोग हैं जब रजिस्टर्ड नहीं होती किसी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ या अटैच नहीं होती तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? डॉक्टर तनवीर, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। देखें, अगर जो रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पे हमारे BHUs हैं, RH हैं, आप लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हो। हमें अपनी मिडवाइफ्स को जो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और देखें, रूरल एरियाज़ में जो डिले है ना वो 3 पॉइंट्स पे आता है। सबसे पहले वो लोग डिसीजन करने में देर कर देते हैं कि उन्हें कब मेडिकल हेल्प सीक करनी है। सेकंड, प्रॉपर टाइम पर पहुंच नहीं पाते। थर्ड, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट मिल नहीं पाती। हमने इन डिलेस को ख़त्म करना है। इन लोगों को चाहिए कि वो जो आपके पास बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उधर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आपकी रूटीन चेकअप हो सके और आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ये पेशेंट्स आपके पास तब रिपोर्ट होते हैं जब ये कॉम्प्लिकेटेड हुए होते हैं। और हम लोग जब लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते थे और अगर किसी मिडवाइफ ने या ट्रेन बर्थ अटेंडेंट ने पेशेंट रेफ़र किया होता था तो हम लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि अच्छी बंदी है और कोई रीज़न थी उसने ये रेफ़र कर दिया, तो डेफिनेटली अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है तो मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अब हम अपने अज़वाजी तल्लुकात को आगे नहीं कर सकेंगे, इंटरकोर्स नहीं कर सकते, सेक्स आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर आपको कोई इशू नहीं है, आपकी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप रूटीन में अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अगर आपके कोई वाटर बैग रप्चर किया हुआ है, आपको कोई ख़तरा है कि दर्द ना स्टार्ट हो जाएं, आपकी ऑल नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपके कोई ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या आपको बच्चेदानी के मुंह पे कोई टांका लगाया गया है जिसे हम सर्कलाज कहते हैं, तो इन कुछ केसेस में हम मना करते हैं। अदरवाइज इट्स नॉर्मल इन प्रेगनेंसी एंड यू कैन कंटिन्यू योर सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना, ये कब से कब तक की जा सकती है? फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, या कंटिन्यू कर सकते हैं? डॉक्टर तनवीर, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आपने अब करना है अब नहीं करना। अगर आपको कोई इशू नहीं है दोनों पार्टनर्स को, मतलब अगर फीमेल को कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी से इरिटेट नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कहते हैं नहीं फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं करना, अभी बच्चा मजबूत हो रहा है, वो अपनी जड़ें गाड़ रहा है, और एंड में नहीं करना। हालांकि कुछ न्यू रिसर्चेस में ये है कि बल्कि आप लास्ट में इंटरकोर्स करें, उसकी वजह से आपकी लेबर अच्छी हो जाती है और लेबर इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, यानी ये सेफ है प्रेगनेंसी पे, इसके कोई असर नहीं। एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम मना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एडवाइस लेके आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और डॉक्टर तनवीर, इसमें ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की तरफ से इशू आता है, ये प्रॉब्लम अब फीमेल नजदीक नहीं आना देती है, उनके बड़े फड्डे होते हैं हमारे क्लिनिक्स पे। आप नहीं, ये जो इशू मतलब हम लोग मोस्टली इसमें कहते हैं कि मेल्स अनॉय होते हैं कि जी इंटरकोर्स की परमिशन नहीं मिल रही। मैंने अपनी रूटीन सेटिंग में ये देखा है कि हस्बैंड्स फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले एक मिसकैरेज था, इस दफ़ा थोड़ा अवॉइड करना है, बट फीमेल वो अनॉय होती हैं।
ठीक। ये दोनों पार्टनर्स की नीड है, सो इसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं डॉक्टर तनवीर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, देन हम लोग कहते हैं कि आप यूज़ करें, अदरवाइज ऐसा नहीं है। वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपनी Exactly, नॉर्मल रूटीन के exactly. साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने यूटीआई का जिक्र किया था, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई के ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं? डॉक्टर तनवीर, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सो उसका ओरल इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, वो लिक्विड्स इतनी अच्छी तरह नहीं ले पाता। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वो बच्ची इतना ज़्यादा कुछ ले नहीं रही, उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा, प्रेगनेंसी जो है ना एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। सो इसकी ये भी एक रीज़न है कि हम लोग बार बार इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज होते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि यूटीआई बार बार होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है। बेबी शेव के बारे में भी जो वुमेन्स होती हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद वो बड़ी कंसर्न होती हैं कि मेरे बेबी की शेव किस तरह की होगी, इसका साइज़ क्या होगा। वो बार बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास, दाइयों के पास, LHVs के पास जाती हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आपका क्या ओपिनियन? आप बात करना चाह रहे हैं बेबी वेट के बारे में कि बेबी लुक्स के बारे में? बेबी लुक्स और वेट दोनों। वेट दोनों। बहुत से जो इसमें ना मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं कि आप ये चीज़ खाएं, ज़ाफ़रान खाएं। मैंने कोकोनट का सुना हुआ है कि आप ये खाएं आपके बच्चे बहुत गोरे होंगे, आप आड़ू खाएं आपके बच्चे लाल होंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, अपने सप्लीमेंट्स लें, और जो लुक्स हैं वो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं। सो दैट डजंट मैटर, और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में बरआज़म एशिया में कई जगह पे पेट का मसाज किया जाता है औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या ये कोई मिथ है, या बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट किसी तरह का कोई मसाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, आप रूटीन का मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक मैंने देखा है कि बहुत से बच्चियाँ आती हैं तो वो कहती हैं कि हमने मसाज कराया, उन्होंने बेबी के हेड को नीचे से उठाकर ऊपर किया और हिलाया। इस तरह की ना करें। रूटीन की आप अपनी बॉडी मसाज, माइल्ड सी एब्डोमिनल मसाज करा सकती हैं, बट बेबी पे प्रेशर नहीं डालें। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब हमने स्लीप पे बात की थी कि 7 to 9 आवर्स सोना ज़रूरी है। कुछ औरतें ये होती हैं, वो कहती हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन दिन के टाइम नींद आती है। तो क्या दिन की और रात के स्लीप पैटर्न में कोई फ़र्क है? ना, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें पेशेंट का होता है कि किसी टाइम पे कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, किसी टाइम पे दिल कर रहा होता है, किसी टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही है और किसी टाइम पर आ रही है। सो आपको जो खाने को दिल है आप वो खाएं, और आपको जिस टाइम नींद आ रही है आप उस टाइम ले लें, लेकिन आप अपने एक स्पेसिफिक 7 to 9 आवर्स या 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर ले लें। डेट डजेंट मैटर कि आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, नाइट में ले रहे हैं। नाइट में ऑब्वियसली अगर आप लेते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा काम, रिलैक्स फील करते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप रात में नहीं सो पा रहे, जब भी आपको नींद आए आप अपनी नींद लें। ठीक है।